वेलकम बैक। ट्राइलिंगुअल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने पैनोरमा पार्ट 2 का पहला क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। इस क्लास में हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। यह बुक कैसी है, इसे कैसे पढ़ना है, इसका नाम क्या है, इसके नाम का क्या अर्थ है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, SCERT ने इसको कैसे डिज़ाइन किया है और इस किताब के पढ़ने के बाद बच्चों में किस प्रकार के विकास की आशा की जा सकती है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। किताब शुरू करने से पहले आइए हम एक साथ अपने लिए वो दुआ करते हैं जो प्रोफेट मोसेस ने उस वक्त किया था जब उन्हें अल्लाह ताला की ओर से एक बहुत ही कठिन टास्क दिया गया था। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्होंने कहा था, ओ माई लॉर्ड, expand for me my chest and ease for me my task and untie the knot from my tongue so that they may understand my speech। हे मेरे रब, मेरे लिए मेरी छाती फैला दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे ताकि वे मेरी बात समझ सकें। आइए हम इस बुक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बुक का नाम है पैनोरमा। ये क्लास 10th की बुक है और जिस तरह इसका नाम शानदार है उसी तरह इसके अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो भी बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके नाम का अर्थ क्या है। इस नाम का जो अर्थ है उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि इसकी ओरिजिन क्या है, यानी ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसकी शुरुआत, इसकी असल किस ज़ुबान में। तो पैनोरमा ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है, ग्रीक GREEK ग्रीक। ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है पैन जिसका मतलब होता है ऑल यानी कि सब। दूसरा शब्द है ओरामा। ओरामा का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा। इन दोनों ही शब्दों के योग से एक शब्द बना है पैनोरमा, जिसका मतलब होता है जैसे कि आप देख रहे हैं चित्रकला, परिदृश्य, चारों ओर का दृश्य, दृष्टि के सामने से निरंतर गुजरने वाला जो दृश्य होता है उसे हम पैनोरमा कहते हैं। उर्दू में आप कह सकते हैं मंज़र, किसी जगह को वसी और गैर मुनक़ते नज़ारा, किसी मौजू का जामे या जायज़ा या पेशकश, इन सब चीज़ों को हम पैनोरमा कहते हैं। इस शब्द की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा चलन में थी। वहीं से इस ख़ास पस मंज़र में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ऐसी पेंटिंग जो व्यापक भी हो और निरंतर भी हो, उसके लिए 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद से अब बहुत ही व्यापक रूप पे इसका इस्तेमाल होता है। आप जो अपने सामने ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो पैनोरमा वर्ड के मीनिंग को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। ये फ़ोटो ऊपर से लिया गया है और ये फ़ोटो व्यापक भी है, विस्तृत है और कंटिन्यूअसली लिया गया है। तो ऐसा फ़ोटो जो व्यापक हो, कंटिन्यूअसली लिया गया हो, उसको हम पैनोरमा कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पैनोरमा का आप मतलब समझ चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पैनोरमा पार्ट 2, एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री फॉर क्लास 10। पैनोरमा पार्ट 2 क्या है? एक गुलदस्ता है किसका? इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री का, फॉर क्लास 10, क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री का एक एंथोलॉजी है, यानी कि गुलदस्ता है, फूलों का संग्रह। एंथोलॉजी क्या होता है, इस शब्द के बारे में मज़ीद जानने के लिए आइए हम इस की असलियत यानी इसकी ओरिजिन को हम देखते हैं। ये शब्द बना हुआ है दो शब्दों से मिलके। एंथोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है एंथोस, एंथोस का मतलब होता है फ्लावर यानी कि फूल, और दूसरा शब्द है लॉजिया। लॉजिया का मतलब होता है कलेक्शन या संग्रह। तो इस तरह से एंथोस प्लस लॉजी मिलके एक शब्द बना है एंथोलॉजी। इस एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का मजमुआ या फूलों का संग्रह, जिसे हम उर्दू में बहुत ही खूबसूरत वर्ड है गुलदस्ता, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं।
गुलदस्ता भी कहा जाता है। एंथोलॉजी का मीनिंग आप संकलन, पद्यावली, गद्यावली, पद्य संग्रह, बयास, अदबी इक़्तिबासात या क़तात का मजमूआ वगैरह कह सकते हैं। और सबसे खूबसूरत जो मीनिंग है गुलदस्ता, जिसे हम घरों में रखते हैं, सजाते हैं अपने घर को, फूलों की संग्रह, उसे ही एंथोलॉजी कहा जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए हम इसकी परिभाषा करके थोड़ा सा समझते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड लिटरेरी पीसेस सच एज पोएम्स, स्टोरीज एंड एसेज ऑफन बाय डिफरेंट ऑथर्स। चयनित साहित्यिक रचनाओं का संग्रह, जैसे कविताएं, कहानियाँ या निबंध, जो अक्सर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी जाती हैं, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। यानी एंथोलॉजी एक ऐसी किताब के मजमूए को कहते हैं जिसमें विभिन्न रचनात्मक साहित्यिक रचनाएं होती हैं जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी जाती हैं। जैसे उसमें एक ही किताब के अंदर कहानियाँ भी हो सकती हैं, निबंध भी हो सकता है, कविताएं भी हो सकती हैं। तो कहानियों, कविताओं, निबंधों का अगर कोई संग्रह हम जमा करते हैं जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई हो, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपकी किताब है, इस किताब के अंदर प्रोज भी दिया गया है और पोइट्री भी दी गई है। और प्रोज में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, पोइट्री के अंदर भी बहुत सी। तो इन सब के कलेक्शंस को, इन सब के मजमूए को हम एंथोलॉजी कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मजमूआ है। जब इसे हम लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा हमें। आइए अब हम एक और शब्द है, एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज जो शब्द था उसमें, उसका क्या मतलब होता है वो हम जानते हैं। प्रोज लैटिन शब्द है और उसको हिंदी में हम गद्य कहते हैं। और ये गद्य जो है संस्कृत भाषा से आया हुआ है। प्रोज को उर्दू में नस्र कहा जाता है। नस्र अरबी ज़ुबान का शब्द है। आइए हम इसे मज़ीद विस्तार में समझते हैं। प्रोज जो शब्द है उसकी ओरिजिन यानी उसकी असल, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, आइए हम इसे जानते हैं। आप जान चुके हैं कि प्रोज लैटिन का शब्द है और ये प्रोसा से बना हुआ है। लैटिन में एक फ्रेज़ यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसा ओरेशियो। तो प्रोसा ओरेशियो का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, जो सीधी बात होती है उसे हम प्रोसा ओरेशियो कहते हैं। और इसी से प्रोस बना है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सीधा, डायरेक्ट। हिंदी में अगर आप इसका मतलब देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हिंदी में इसे गद्य कहते हैं और गद्य संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सीधा, सरल। और इसी तरह काव्य के विपरीत सीधे या सरल ढंग से लिखी गई जो रचना होती है उसे हम गद्य कहते हैं। काव्य मतलब नज़्म। तो नज़्म निगारी जो होती है, नज़्म के को छोड़कर जो नस्र का जो हिस्सा है वो सारा का सारा गद्य या नस्र कहलाता है। आगे हम देखते हैं नस्र किसे कहा जाता है। तो नस्र का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान से आया हुआ है। अरबी ज़ुबान में नस्र का मतलब होता है बिखेरना या फैलाना। शायरी के बरअक्स विपरीत सीधे सादे अल्फाज में, सीधे सादे अंदाज में लिखी गई जो तहरीर होती है उसे हम नस्र कहते हैं। नस्र के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप हर जगह देखते हैं। आइए हम ज़रा नस्र को यानी प्रोज़ को इंग्लिश में डिफ़ाइन करके देखते हैं। प्रोज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन ए स्पोकन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल रूल्स जो कवायद हैं उन सब की पाबंदी की जाती है। नस्र में ये ज़रूरी है, अगर आप कवायद की पाबंदी नहीं करेंगे तो आपका जो कलाम है, आपका जो नस्र है, आपकी जो तख्लीक है वो नामुकम्मल और अधूरी मानी जाएगी। नस्र के अंदर नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होती है, एकदम प्राकृतिक और स्वाभाविक जो है बहाव होता है, लय होती है। उसके अंदर कोई बनावट नहीं होती, उसके अंदर वज़न और काफ़िया और रदीफ़ वग़ैरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। जैसे आप नॉवेल देख लीजिए, एसेज हो, आर्टिकल्स हो, ये सब
किस में लिखे जाते हैं? तो ये सब प्रोज में लिखे जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। गद्य वह लेखन है जो तुकबंदी या किसी मीटर का पालन नहीं करता है। गद्य में तुकबंदी का पालन नहीं होता है, मीटर यानी बहर वगैरह का पाबंद नहीं होता है, कोई बहरी की पाबंदी नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं उपन्यास, निबंध, लेख वगैरह। नस्र जो है उर्दू में उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न का एहतमाम न हो। जिस तहरीर में वज़न का एहतमाम न हो, बहर और काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल न हो, उसे हम नस्र कहते हैं। जैसे हम दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफसाना है, मज़ामीन वगैरह है, ये सब के सब नस्र में हैं और नस्र की शक्ल में हैं। इसी से एक शब्द और है जो आपने देखा था, पोइट्री। पोइट्री किस ज़बान का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी में पोइट्री को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। कविता किस भाषा से आया हुआ है? संस्कृत से आया हुआ है। उर्दू में पोइट्री को क्या कहते हैं? शायरी कहते हैं। किस ज़ुबान से आया हुआ है? अरबी ज़ुबान से आया हुआ है। तो पोइट्री, कविता, शायरी, ये तीनों के तीनों आप याद रखिए। अब आते हैं पोइट्री की जो ओरिजिन है, उसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई और किस लफ्ज़ से हुई, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने अभी जाना कि पोइट्री ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा के किस वर्ड से पोइट्री बना हुआ है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है पोएसिस, जिसका मतलब होता है मेकिंग, क्रिएटिंग। और ये जो पोएसिस वर्ड आया है ये पोएम से आया हुआ है। पोएम का मतलब होता है टू मेक, बनाना। तो बनाना, चूँकि पोइट्री जो होती है उसमें शायर बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में, बहुत ही रचनात्मक रूप से, खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अछूते ख़्याल को ज़िक्र करता है, ज़ाहिर करता है, इसलिए हम उसे पोइट्री कहते हैं। चूँकि ये बनानी पड़ती है, इस पर मेहनत और मशक्क़त लगता है, इसके लिए नेचुरल और कुदरती टैलेंट की ज़रूरत होती है। पोइट्री को हिंदी में कविता कहते हैं, आप जान चुके हैं। और कविता किस ज़ुबान से आया हुआ है? तो संस्कृत का शब्द है। कविता का मतलब क्या होता है? रचना या सृजन करना। उर्दू में जो लफ्ज़ है इसके लिए वो शायरी है जो इस्तेमाल होता है। शायरी आपको मालूम है कि अरबी ज़ुबान का वर्ड है। शायरी का मतलब क्या होता है? शेर कहना या शेर बनाना। बहुत खूब, अब चलते हैं अब आगे। पोइट्री की डेफिनेशन भी हम लोग जान लेते हैं। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन म्यूजिकलिटी एंड रिदम। ये एक तरह की राइटिंग होती है, एक तरह की तहरीर होती है जिसके अंदर म्यूजिकलिटी और रिदम बहुत होता है। रिदम मतलब लय होता है। जैसे कि आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, हाइकू, सोनेट, फ्री वर्स, ये सब के सब क्या है? पोइट्री हैं। इसकी और भी मिसालें हैं जिसको हम इंशाल्लाह आगे अगले क्लासेस में बताएंगे, जो विस्तार से समझाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि कविता क्या होता है। तो कविता जो है साहित्य की वह विधा है जिसमें भावनाओं को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। साहित्य की एक तरह की चीज़ है जिसमें हम भावनाओं को बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में जो है ज़ाहिर करते हैं, बयान करते हैं। जिसकी एग्ज़ाम्पल जैसे देख लीजिए, कथात्मक कविता जो होती है, पद्य है, हाइकू है, सोनेट है और गाथा गीत है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल हैं कविता के। आइए अब हम देखते हैं शायरी को। शायरी उस कलाम मौजू को कहते हैं, या आप शेर भी कह सकते हैं, शेर भी गलत नहीं है। शेर या शायरी उस कलाम मौजू को कहते हैं जो कसदन कहा जाए। कसदन मतलब बिल इरादा कहा जाए, जैसे कि नज़्म है, गज़ल है, रुबाई है, कता है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को हम शायरी कहते हैं। आज आपने ये समझा कि प्रोज़ और पोइट्री किसे कहा जाता है। आपकी जो ये किताब है पैनोरामा पार्ट 2, ये क्या है? एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज़ एंड पोइट्री फॉर क्लास 10। क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रोज़ और पोइट्री की एक संग्रह है, एक गुलदस्ता है, जिसमें प्रोज़ और पोइट्री दोनों को सजाकर खूबसूरत से पेश कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जब आप किताब के अंदर अगला चैप्टर निकालेंगे तो आगे जो आपके लिखा हुआ होगा वो फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड बेसिकली हम हिंदी में उसे प्रस्तावना कहते हैं, उर्दू में पेशे लफ्ज़ कहा जाता है। पेशे लफ्ज़, प्रस्तावना या फॉरवर्ड क्या होता है? अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक। किताब का मुख्तसर तारुफ होता है। किसके द्वारा लिखा जाता है ये? समवन अदर देन द ऑथर। किताब के लेखक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो
ये लिखता है। वो दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर वो कोई बड़ी शख्सियत होती है जिसने तालीम के, शिक्षा के, एजुकेशन के फील्ड में या किसी जिस ताल्लुक़ से वो किताब लिखी गई है उस फील्ड का कोई बड़ा शख्सियत की कोई बड़ी शख्सियत होती है वो। या इसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जो दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, उससे भी फॉरवर्ड लिखवाया जाता है। जब वो फॉरवर्ड लिखते हैं तो उस में क्या लिखते हैं, तो इसमें कंटेक्स्ट लिखते हैं। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, बैकग्राउंड लिखते हैं, किस पृष्ठभूमि है उसकी, किस ताल्लुक़ से जो राइटर हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनकी क्या उनका मंजरनामा है, उसके क्या पस मंज़र है, क्या पृष्ठभूमि है, राइटर से उनका क्या पर्सनल पर्सपेक्टिव है, क्या पर्सनल ताल्लुक़ है, या पर्सनल पर्सपेक्टिव कह लीजिए कि जो ज़ाती उनका दृष्टिकोण, उनका जो नुक्ते नज़र है राइटर और राइटर की किताब के ताल्लुक़ से, उसको इसके अंदर बयान किया जाता है। प्रस्तावना में क्या बयान किया जाता है कि पुस्तक की एक संक्षिप्त भूमिका होती है जो लेखक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिखा जाता है। इसे लेखक नहीं लिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। इसमें पुस्तक के ताल्लुक़ से संदर्भ, पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत कोई दृष्टिकोण या आपका अपना ख्याल जो होता है वो आप इसमें बयान करते हैं। यानी किताब आपको कैसे लगी, किताब के जो लिखने वाले हैं वो उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, ये सब बयान किया जाता है प्रस्तावना के अंदर। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको प्रीफेस के नाम से एक और चैप्टर मिलेगा। प्रीफेस क्या होता है उसको भी समझते हैं। प्रीफेस को हिंदी में भूमिका कहा जाता है और उर्दू में दिबाचा कहते हैं। दिबाचा, भूमिका या प्रीफेस क्या होता है, इंट्रोडक्शनी सेक्शन होता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या होता है, ये लिखा जाता है ऑथर ऑफ द बुक के द्वारा। किताब का जो लेखक है वही ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन लिखता है। इसमें वो अपनी किताब के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, किताब के बारे में बताता है, किताब का परिचय कराता है, उसमें बताता है कि किताब किस मकसद से उसने लिखी और किताब का जो स्कोप है, दायरा कार है, वो कहाँ तक है, किताब लिखने का मकसद क्या है, ये किताब किन के लिए है, या इस किताब के लिखने के पीछे उसको क्या मोटिवेशन मिली, क्यों उसके मन में आया ख्याल कि उसने ये किताब लिखी, क्या किस चीज़ से उसको प्रेरणा मिली, ये सारी बातें बयान की जाती हैं। भूमिका इसको हम हिंदी में कहते हैं। भूमिका आप समझ सकते हैं कि पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखा गया होता है और ये एक तरह का परिचय होता है और आमतौर पर पुस्तक के उद्देश्य के बारे में बताता है, पुस्तक का जो दायरा कार है उसके बारे में बताता है, जिसमें प्रेरणा जो मिली है उसको किताब लिखने की, कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, ये बातें इसके अंदर बयान की जाती हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो लिखा होगा अवर्ड टू द यूज़र्स। यूज़र्स के लिए एक शब्द, यूज़र्स का मतलब पाठक जो किताब को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए कुछ बातें कही जाती हैं ताकि उसको किताब पढ़ने में आसानी हो। इसे आप उर्दू में सारिफीन के लफ्ज़ से बोल सकते हैं। सारिफीन, इसमें रे छूटा हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सारिफीन के लिए एक लफ्ज़। अवर्ड टू द यूज़र्स में जो ऑथर होता है वो क्या करता है, एक नोट या मैसेज लिखता है। किन के नाम, रीडर्स के नाम या यूज़र्स ऑफ द बुक के नाम, जो लोग किताब को यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक नोट या मैसेज लिखता है। और उसमें क्या कहता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता है, कुछ हिदायत बताता है, एक्नॉलेजमेंट करता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कुछ आभार व्यक्त करता है, या ये वो एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे इस किताब का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, कैसे इसको पढ़ना है। जब आप इस किताब का जो अवर्ड टू द यूज़र्स है इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पैनोरामा हैज़ 3 सेक्शंस, इसके 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है प्रोज, पोएट्री, और तीसरा है रीड, थिंक एंड एंजॉय। ये जो पहले 2 हैं, ये पहले 2 आप अपने टीचर से पढ़ेंगे और तीसरा जो है ये आप ख़ुद से पढ़ेंगे, क्योंकि किताब का मानना ये है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि रीड, थिंक एंड एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि आपको इंग्लिश लिसनिंग सुनना आ गया होगा, रीडिंग भी आ गई होगी, राइटिंग भी आ गई होगी और स्पीकिंग भी आ गई होगी। अब ये आपको आता है या नहीं आता है, ये पूरी किताब पढ़ने के बाद खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा, फैसला कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।